हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? यार केमिस्ट्री क्लास की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने देखा होगा, हमारा पहला वीडियो जो आया था वो हमने उसमें कुछ जो क्वेश्चन से छूट गए थे उनको हम लेकर आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपको ज्ञात हो तो मैं इसमें बताया था कि आपका राउल्ट का नियम है जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, जो कि यूनिट 1 बिलियन चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब हम इसको देखते हैं, क्या है राउल्ट का नियम। आवासशील विलय के लिए राउल्ट का नियम कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से हम देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके साथ आपका राउल्ट का नियम पूछा जाएगा और साथ ही इसका जो न्यूमेरिकल है, एक न्यूमेरिकल आपको दे सकता है कि आपको पूछ ले। तो हम आवासशील विलय के लिए राउल्ट का नियम है तो हम उसको इस प्रकार समझते हैं। जब किसी विलायक में आवासशील विलय घोला जाता है तो विलायक हम बात क्या कर रहे हैं इसमें, जब किसी विलायक में आवासशील विलय घोला जाता है तो विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। विलायक का जो आपेक्षिक जो अवनमन होगा, यानी कि विलायक में जो कमी होगी, अवनमन का मतलब होता है कमी, जो कमी होगी वो कैसी होगी, विलय के मूल प्रभाज के बराबर होगी। मान लेते हैं यदि शुद्ध विलायक और विलयन के वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या है, पी है, और विलयन का जो वाष्प दाब है वो पी एस है। तो वहां में क्या कह रहा है ये भी समझो ना, कि विलायक में आवासशील विलय घोला जाता है। पहले क्या था, पहले विलायक था वो, उसमें आवासशील विलय डाला गया तो वो क्या बन गया, विलय। तो पहले विलायक का वाष्प दाब क्या होगा, और फिर विलायक का वाष्प दाब देखेंगे, फिर जो उसमें विलय के मिलने के बाद उसका वाष्प दाब पी एस। तो उसमें बताया भी गया है कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है, पी है, और विलयन का वाष्प दाब कितना है, पी एस है। तो वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अपनमन होगा वो होगा शुद्ध विलायक माइनस विलयन का वाष्प दाब अपॉन शुद्ध विलायक, यानी कि P माइनस पी एस अपॉन पी। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है कि जब किसी विलायक में आवासशील विलय घोला जाता है तो विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। तो आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपेक्षिक अवनमन होता है शुद्ध विलायक और विलयन के वाष्प दाब यदि P तथा PS है तो वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होगा वो कैसा होगा, P माइनस पी एस अपॉन पी। और आपेक्षिक जो अवनमन होगा वो किसके बराबर होगा, वो विलय के मूल प्रभाज के बराबर हो। तो विलय का मूल प्रभाज क्या होता है, हमने बताया था मूल प्रभाज को एक्स से या हम इसे काई या ईटा भी कह देते हैं, वो बी क्या होता है, विलय। तो जो होता है विलय का मूल प्रभाज, तो इतना जो होगा आपेक्षिक अवनमन जो विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। और विलय का मूल प्रभाज का सूत्र क्या होता है, एन बी, यानी कि विलय के मूलों की संख्या अपॉन, पीछे हमने पढ़ा है मूल प्रभाज या मूल अंश, तो आप उसमें एक भी उसको थोड़ा देख लेंगे तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा। विलय के मूलों की संख्या अपॉन विलायक के मूलों की संख्या प्लस विलय के मूलों की संख्या, यानी कि टोटल मूलों की संख्या किसके, विलयन के मूलों की संख्या। क्योंकि विलयन में क्या होता है, विलय होता है प्लस विलायक होता है, विलयन जो बनता है विलय प्लस विलायक से बनता है। अब हम इस पर आगे देखते हैं। यदि विलय तथा विलायक के मूलों की संख्या, विलय के मूलों की संख्या एन बी तथा विलायक के मूलों की संख्या एन ए है, तो विलय का जो मूल प्रभाज होगा वो क्या होगा, विलय का मूल प्रभाज बराबर विलय के मूलों की संख्या अपॉन विलायक के मूलों की संख्या प्लस विलय के मूलों की संख्या। राउल्ट का नियम क्या कहता है कि जो आपेक्षिक अवनमन होगा वो विलय के मूल प्रभाज के बराबर होगा, यानी कि पी माइनस पी एस अपॉन पी इजकल टू काई बी ईटा बी। उसके बाद ए पुट करेंगे, क्योंकि मूल प्रभाज के जो सूत्र है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, तो इसकी जगह पे ए पुट कर दिया तो हमें समीकरण एक प्राप्त हो गया। तनु विलयनों के लिए क्या होगा, तनु विलयनों के लिए जो एन बी यानी कि विलय के मूलों की संख्या का जो मान होगा वो विलायक की मूलों की संख्या के अपेक्षा कैसा माना जाएगा, नगण्य माना जाएगा। जब नग्न मान लेंगे बिल्कुल कम माना जाएगा। तो
Na, जब इसका मान मान लो हम कहते हैं 0 है, 0 होगा कम से नग्न, हमने कि तुम्हारी वैल्यू हमारी नज़रों में नग्न है। यही नग्न का मतलब क्या है, बिल्कुल शून्य है वैल्यू। तो हम क्या मानेंगे, Na प्लस Nb को जोड़ देंगे, तो जब कोई इसकी वैल्यू शून्य है तो Na ही आएगा। तो हमने क्या किया, Na प्लस Nb समतुल्य Na के, ठीक है। Na के समतुल्य, तो Na प्लस Nb समीकरण 1 में Na प्लस Nb की जगह पे Na रख देंगे। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। माना कि विलेय की मात्रा Wb है, जो विलेय की जो मात्रा है वो Wb ग्राम है, विलेय का अणुभार क्या है, Mb है, विलायक की मात्रा Wa है तथा विलायक का अणुभार M है। कोई बात नहीं, विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। जैसे विलेय के मोल है, Nb निकालनी है हमें, Nb निकालनी, Nb क्या, B क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, विलेय को, N किसको रिप्रेजेंट करता है, मोल को। तो विलेय के मोल, विलेय के मोल क्या होंगे, विलेय का भार बटे विलेय का, सॉरी, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो विलेय का भार कितना था, Wb, और विलेय का अणुभार Mb। इसी प्रकार Na में किसका रखा है, विलायक का भार Wa और विलायक का अणुभार Ma। इन दोनों को पुट कर देंगे, इसकी Nb की वैल्यू और Na की वैल्यू पुट कर देंगे हम समीकरण नंबर 2 में। ये रख दिया हमने मान, इसको थोड़ा अंडरलाइन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 2 में Na और Nb के मान रखने पर P माइनस पी एस अपॉन पी Wb अपॉन Mb Wa अपॉन Ma, या P माइनस पी एस अपॉन पी Wb इंटू Ma Wa इंटू Mb, यही मूल प्रवाह एवं वास्तव में अपनवन में संबंध है। मूल प्रवाह और वास्तव के अपनवन में संबंध पूछ ले तो आपको यहाँ तक ले जाना है, आपका राउल्ट का नियम पूछ ले तो आपको राउल्ट का नियम यहाँ तक लिखना है मात्र। जैसा कि आपको पता है, इसके साथ आपको एक छोटा सा क्वेश्चन भी दे देते, तो हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे कि हमारा रिवीजन प्रभावी रूप से होता रहे। एक उदाहरण है, पहला क्या है, 50 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस है, जल का वाष्प दाब, जल जल हमेशा हमने बताया आपको विलायक होता है। तो विलायक कैसा कैसा होता है, अभी हमने पढ़ा है पीछे, क्या पढ़ा है कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, यानी कि विलायक का वाष्प दाब करें, यानी कि पी की वैल्यू दे रहे, तो 9 मिमी पी की वैल्यू हुई। किसी पदार्थ की 18.1 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला जाता है, यानी कि इसमें विलायक में क्या घोला जाता है जब विलयन बनेगा, तो विलायक में घोला जाता है विलेय। तो 18.1 ग्राम क्या है, विलेय की मात्रा है। विलेय का भार कितना है, विलेय का भार 18.1 ग्राम। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया विलेय का भार, ये आपका विलेय का भार हो गया। और किस में घोला गया, 100 ग्राम जल में। जल क्या था, जल था आपका विलायक, तो विलायक का जो भार होगा, विलायक का भार आपका ही है, विलायक का भार है 100 ग्राम। राउल्ट का नियम क्या कहता है, P माइनस पी एस अपॉन पी, Nb अपॉन Na, Nb इक्वल टू भार अपॉन अणुभार, यानी कि Nb बराबर Wb अपॉन, यानी कि संबंध वाला सूत्र लग रहा है इसमें। देखो P माइनस पी एस अपॉन पी Wb अपॉन Mb Wa अपॉन Ma। हमें पता है विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, और ये हमें कितना हुआ, विलायक का अणुभार। विलायक हमें पता है जल है, विलायक का जो अणुभार होगा वो 18 होगा, जल का अणुभार कितना होता है, 18 होता है। और हमें विलेय का अणुभार ज्ञात करना है। पद वो पूछ रहा है, देखो नीचे लिखा है साफ साफ शब्दों में कि पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। और एक बात और कह रहा है, 100 ग्राम जल में घोला गया यदि प्राप्त विलयन का वाष्प दाब इसी ताप पर 87 मिमी हो गया। विलयन की बात कर रहा है, यानी कि विलेय घुलने के बाद क्या बनता है, विलयन बनता है। तो विलयन को जो वाष्प दाब है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पीएस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पीएस कितना हो गया, 87 मिमी, ये हो गया आपका। हमें पी पता चल गया, पीएस पता चल गया, विलेय का भार पता चल गया, विलायक का
भार पता चल गया और विलायक का अणुभार हमने ज्ञात कर लिया। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है ओनली एक चीज़ की कमी, वो है विलेय के अणुभार की कमी। वो पूछा भी गया है विलेय का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो विलेय का अणुभार ज्ञात करने के लिए हम राउल्ट के नियम का प्रयोग करते हैं। राउल्ट का नियम लगाएंगे तो इस प्रकार हमें राउल्ट का नियम लगाना है। P माइनस पी एन अपॉन पी डब्ल्यू बी, इसको क्या है पहले चौथे का गुणा कर दिया और दूसरे तीसरे का गुणा कर दिया। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। आप समझ रहे होंगे एन बी जगह एन बी क्या है, मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार, इस प्रकार का सूत्र लगेगा। तो हमें एन बी और एन ए की वैल्यू में प्राप्त हुई। हम 92 पी की वैल्यू यहाँ से रखी, 87 87 हमें पी एस की वैल्यू प्राप्त हुई। पी की वैल्यू हमने पुनः पट करी क्योंकि सूत्र में था, बराबर 18.1 डब्ल्यू बी की वैल्यू, एम ए विलायक के अणुभार 18, विलायक का भार 100 और हमें विलेय के अणुभार को ज्ञात करना है। हम त्रिज्यक गुणा कर देंगे और इस प्रकार हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। हम इसको हल भी कर सकते हैं, आपको हल करना है। अब हम थोड़े राउल्ट के नियम की सीमाएं देखेंगे। क्या है राउल्ट के नियम की सीमाएं? तो राउल्ट के नियम की सीमाएं हमें लगभग 2 याद करनी है। कौन कौन सी है? यह केवल तनु बलयोनों पर प्रयुक्त किया जाता है। यह केवल किस पे? तनु बलयोनों पर प्रयुक्त किया जा सकता है। दूसरा क्या है? यह केवल आवासशील विलेयों के लिए ही प्रयुक्त होता है, विलयनों पर ही प्रयुक्त होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको राउल्ट का नियम समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको समझ में आया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। धन्यवाद।